हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है तो पिछले कल काल विभाजन, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि किस किस प्रकार से जो है तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन होना चाहिए, उसका नामकरण किस तरह से होना चाहिए और हिंदी के जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है, क्या क्या उनकी पुस्तकें हैं, पुस्तकों के नाम क्या है। तो ये सब हमने पिछले कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे विभिन्न कालखंडों का नामकरण। जो विभिन्न कालखंड हैं हमारे पास, उनके कालखंडों के नामकरण के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस विद्वान ने कौन सा नामकरण किस काल को दिया है, किस काल को कौन सा नाम दिया है किस विद्वान के द्वारा, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर आदिकाल। तो आज हम देखेंगे कि आदिकाल को किन किन विद्वानों के द्वारा कौन कौन से नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास यहाँ पर वीर गाथा काल। तो ये नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। आदिकाल नाम दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। संधि काल और चारण काल नाम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास बीज बप्पन काल। तो बीज बप्पन काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है सिद्ध सामंत युग। तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। आरंभिक काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा। नेक्स्ट है प्रारंभिक काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए मिश्र बंधुओं जी के द्वारा। नेक्स्ट है शून्य काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा। और उन्मेष काल नाम किसके द्वारा दिया है? तो गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा ही उन्मेष काल नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आधार काल। तो आधार काल जो नाम है वो दिया गया है मोहन अवस्थी और सुमन राजे, इन दोनों के द्वारा ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट है संक्रमण काल। तो संक्रमण काल की संज्ञा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो राम खिलावन पांड्य और हरीश चंद्र जी के द्वारा ये इस नाम की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है उद्भव काल। तो देखिए उद्भव काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो वासुदेव सिंह जी के द्वारा ये संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है प्राचीन काल नाम। तो ये प्राचीन काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए शंभुनाथ जी के द्वारा प्राचीन काल नाम की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है आविर्भाव काल। तो आविर्भाव काल नाम की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो शैलेश जैदी जी के द्वारा आविर्भाव काल नाम की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है संक्रांति काल। तो संक्रांति काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो राम प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। नेक्स्ट है जय काव्य। तो जय काव्य की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो रमा शंकर शुक्ल रसाल जी के द्वारा जय काव्य की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है अंधकार काल। तो देखिए अंधकार काल की नाम की जो संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो पृथ्वीनाथ कमल के द्वारा, और इनको कुल श्रेष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अपभ्रंश काल। तो अपभ्रंश काल नाम की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो देखिए बच्चन सिंह जी के द्वारा अपभ्रंश काल नाम की संज्ञा दी गई है। और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं उनके द्वारा भी अपभ्रंश काल नाम की संज्ञा दी गई है। और धीरेन्द्र वर्मा जी के द्वारा भी अपभ्रंश काल नाम की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट आया हमारे पास पूर्व मध्यकाल। तो देखिए पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया गया है? भक्ति काल नाम दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर मध्यकाल को रीति काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आधुनिक काल किस काल को दिया गया है? तो गद्य काल और वर्तमान काल को आधुनिक काल की संज्ञा दी गई है। तो स्पष्ट है कि जो प्रथम कालखंड के नामकरण पर ही अधिक विवाद है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो कौन सा प्रचलित है? तो देखिए आदिकाल, जिसका जो यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है वो है 1000 से 1350। भक्ति काल का है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। रीति काल का जो नामकरण है वो है 1650 से 1850 तक। और आधुनिक काल के जो टाइम पीरियड है वो है 1850 से अब तक। तो इस नाम पर ही अब सर्व स्वीकृत हैं इतिहास ग्रंथों में इन्हीं का प्रयोग होता है। किसका? इसके द्वारा, इसका ये किसके द्वारा इसका किया गया है? ये टाइम पीरियड और नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। तो देखिए जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है।
आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परावर्त हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।